नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप जो भी सवाल पूछते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो बनाकर आपको उनके उत्तर दूं। तो जो सवाल पूछे गए उनमें से कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं आज के इस वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अजय पाल ने। अजय पाल जी ने बताया कि वो देहरादून के रहने वाले हैं और उन्होंने कुछ स्कीम्स में एसआईपी की हुई है, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें 9,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 4,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,500, कोटक महिंद्रा फ्लेक्सी कैप में 2,000 और एक्सिस ब्लू चिप में 2,000। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि ऑल आर स्टेप अप एसआईपी, यानी कि वो साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये पहले से ही स्टेप अप ऑप्शन लिया हुआ है। कितने परसेंट से स्टेप अप है ये नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन स्टेप अप आप रुपी वैल्यू में भी कर सकते हैं और परसेंटेज में भी, यानी कि आप ये तय कर सकते हैं कि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि यदि आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो हर साल आप 10% से बढ़ाते रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप रुपी वैल्यू में कि इस साल 10,000 कर रहे हैं तो अगली बार 11,000 करेंगे, उसके अगले साल 12,000 करेंगे, तो ये भी संभव है। तो अजय जी ने क्या किया हुआ नहीं बताया, लेकिन हाँ, जो टोटल एसआईपीज हो रही हैं इस वक्त पर उसकी जो मतलब टोटल है वो है 20,500। आपने मेंशन किया हुआ है कि आपकी एज 35 ईयर्स है और 20 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। पहली बात, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कितने भी मिल सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए 12% का CAGR मानकर चलते हैं। तो 12% के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करूं और ये मानूं कि आपने 10% का स्टेप अप किया हुआ है, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो 20,500 की एसआईपी इस वक्त हो रही है। हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे और 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो करीब करीब 4 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं यदि रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न्स 12% क्यों 15% या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि रिटर्न्स कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, तो हम एक 12% से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो करीब करीब 4 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। और आपका टारगेट है 6 करोड़ का, तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए और समय के साथ, क्योंकि 10% से तो ठीक है कि हर साल आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपकी इनकम, चाहे वो सैलरी हो और आपका प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़ेगी, या आपका बिजनेस हो तो उस केस में भी कभी कभी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होती है। तो जब आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, इनकम ज़्यादा हो, उस वक्त पर आप थोड़ा और बढ़ाइए, तो आप 6 करोड़ रुपए भी आसानी से या उससे भी अधिक जमा कर पाएंगे। अब आते हैं स्कीम्स पर। स्कीम में आपके पास देखिए, फ्लेक्सी कैप में आपने 9,000 प्लस 2,000 यानी कि 11,000 आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं फ्लेक्सी कैप में। और इन स्कीम्स में आप देखेंगे कि मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप का है और साथ में एक ब्लू चिप फंड एक्सिस ब्लू चिप 2,000 रुपीज़, वहाँ भी आपके SIP हो रही है। लेकिन आपका स्मॉल कैप में भी 7,500 पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है। मिड कैप मिसिंग है, थोड़ा एक्सपोजर आपको मिड कैप का मिल जाएगा थ्रू दीज फ्लेक्सी कैप फंड, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप फंड तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम कर लें। आप ये भी कर सकते हैं कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपका 2,000 रुपीज़ यानी कि जो SIP चल रही है, उसके बजाय आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में स्विच कर लें, तो वो एक मिड कैप फंड हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और जैसा मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अभिनंदन अरोड़ा ने। अभिनंदन जी का सवाल यह है कि उन्हें 3,100 पर मंथ की SIP करनी है और 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जानना चाहते हैं कहाँ करना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप 3,100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक तो आप मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए।
तो आप 2000 रुपीज़ एक मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं, और ये मल्टी कैप फंड हो सकता है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। इनमें से कोई भी मल्टी कैप फंड आप चुनें और उसमें 2000 की आप SIP कर लें। बाकी जो 1100 है उसके लिए आप एक अलग से लार्ज एंड मिड कैप फंड चुन सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड में जैसे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है या फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इनमें से कोई एक फंड आप चुन सकते हैं। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड, मैंने आपको 2 फंड्स की यहाँ पे सलाह दी है। इनके साथ आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान रहे, समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए और उसके ऊपर रिटर्न्स भी अच्छे मिलने चाहिए। अदरवाइज इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रणब हल्दर ने। प्रणब जी ने बताया कि उनकी एज है 35 ईयर्स, गवर्नमेंट जॉब है, कोलकाता के रहने वाले हैं और नावी निफ्टी 50 में 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। नावी नेस्डेक 100 में 2000 रुपीज़, यानी कि निफ्टी 50 जो है वो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है और नेस्डेक 100 एक इंटरनेशनल इंडेक्स फंड है। UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50 में 2500, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 1000 जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है। कोटक स्मॉल कैप में 1000 रुपीज़ और साथ ही HDFC स्मॉल कैप फंड में 1500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 10,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपने कहा है कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। तो आपका टारगेट है 5 करोड़ का, लेकिन मैं बता दूं यदि 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो करीब 1 करोड़ 86 लाख इकट्ठा हो सकते हैं, और यदि 15% का CAGR लेकर चलूं तो करीब 2.5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर हो सकते हैं। तो 2 से 2.5 करोड़ की आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी तो म्यूचुअल फंड्स में कोई लिमिट नहीं है, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद 12% के आसपास ही रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने टारगेट से थोड़ा दूर हैं, और तो यहाँ पर सलाह ये होगी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, जितना भी बढ़ा सकें उतना भी बढ़ाइए, और समय के साथ 10% से तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन जब जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़े तब आप थोड़ा और भी बढ़ाइए, टॉपअप करते रहिए, ताकि आप अपने जो लक्ष्य है उसे हासिल कर सकें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है नमिता जैन ने। नमिता जी का सवाल बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड को लेकर है। वो जानना चाहती हैं कि इस फंड में यदि SWP करें तो ये कैसा रहेगा, और 10 to 11% एनुअल रिटर्न की उनकी उम्मीद है इस फंड से। और साथ ही कहा है कि 55 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और या फिर किया हुआ है। वो जानना चाहती हैं कि इज इट गुड फॉर बिल्डिंग अ बिगर कॉर्पस ग्रेजुअली। तो नमिता जी, ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है ये बेसिकली हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में होता है, लेकिन इक्विटी में कितना होना है, डेट में कितना होगा, ये सब फंड मैनेजर्स तय करते हैं। और अलग अलग फंड हाउसेस का अपना डिफरेंट मॉडल हो सकता है कि इक्विटी में कम करना है, ज़्यादा करना है, ये किस बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे, ये उनका अपना मॉडल है। तो यहाँ पर जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो सभी एक जैसे नहीं हैं। आप उम्मीद कर रही हैं 10-11% यहाँ पर रिटर्न का, लेकिन यदि आप देखें सिंस इंसेप्शन, ये स्कीम 2014 में लॉन्च हुई थी, सिंस इंसेप्शन इसका जो CAGR है वो 8% से कम है। तो आप क्योंकि 10 से 11% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हैं एनुअल बेसिस पर, और क्योंकि ये हाइब्रिड स्कीम है तो यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े से कम रहेंगे, ऐसी आप उम्मीद कर सकती हैं। दूसरी बात, इस कैटेगरी में मैं कहूँगा कि इस फंड के मुकाबले ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेहतर चॉइस होगी, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड का जो मॉडल है फंड को मैनेज करने का वो बेटर है, यानी कि वहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन आप बेहतर उम्मीद कर सकती हैं। और साथ ही हमने देखा है कि फ़ंड की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में बेहतर रही है। तो मेरे हिसाब से यदि कंपेयर करें तो इस कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेटर चॉइस हो सकती है। और यदि आपको रिस्क ज़्यादा लेना है
और फिर आप अधिक रिस्क के साथ अधिक रिटर्न्स की उम्मीद कर रही हैं, तो ऐसे में जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि रिटर्न्स भले ही थोड़े कम हों लेकिन डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहे और एक अच्छा मॉडल फॉलो किया जा रहा हो, तो मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेटर चॉइस है। लेकिन बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड से आपको एग्जिट करना चाहिए, ये मेरी राय है। और आपने यदि इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, जो स्कीम्स मैंने बताई हैं उनमें से कोई एक आप चुन सकती हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।